साथियों, आज की क्लास में अपन पर्यावरण, सूचकांक और रिपोर्ट ये 3 चैप्टर तैयार करने वाले हैं। तो कुल 3 चैप्टर पतर्की मैगजीन, जो कि तुम लोगों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है, उससे तैयार हो जाएंगे। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो क्लास है ये आपको ना केवल करंट अफेयर्स उपलब्ध कराती है, बल्कि मैगजीन को कैसे पढ़ा जाए ये नज़रिया भी आपका बनाने में सहायक सिद्ध होती है। दोस्तों, अक्सर ये होता है कि जाते हैं बाजार और मैगजीन हर महीने की खरीद लेते हैं। फिर क्या होता है, चट्टे पे चट्टा उसका लगना शुरू हो जाता है और कहते हैं कि एग्ज़ाम टाइम इनको ख़त्म कर लेंगे, और जब एग्ज़ाम आता है तो मैगजीन धरी की धरी रह जाती है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए तुम लोगों के समक्ष ये क्लास उपलब्ध करा रहा हूँ। और दोस्तों, कुछ मैगजीन हैं जैसे घटनासार हो गया, आई दृष्टि हो गया और ये पतर्की मैगजीन, ये तीनों मैगजीन जो है बहुत मायने रखती हैं इस एग्ज़ाम के लिए। चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो, या फिर यूपी पुलिस, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रहती हैं। तो यदि हम कहें कि इन तीनों को छोड़ दें और हम कोई ऐसी क्लास कर लें जो सबको सिमेटे हुए हो, तो मुझे लगता है ये धोखा होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि हमें दूसरों से ज़्यादा स्कोर करना है तो दूसरों से इतर कुछ पढ़ना भी पड़ेगा। वो तो पढ़ना ही पढ़ना है जो दूसरे पढ़ रहे हैं। इसके अलावा हमको उनसे आगे निकलने के लिए कुछ अलग पढ़ना भी पड़ेगा। तो आप लोग अगर निरंतर जुड़े रहते हैं टारगेट विद पार से, तो आपको ये मैगजीन कराऊंगा। इसके साथ ही घटनासार तो कराता ही हूँ और आई दृष्टि भी कराता हूँ, और इसके साथ ही अचूक मार्ग सामग्री क्लास भी कराता हूँ। हालांकि आप लोगों का प्यार उसको उतना मिल नहीं पाता है, इस वजह से उसमें थोड़ी उदारता या फिर कहें ढुलमुल रवैया हो जाता है उसके प्रति। तो आप लोग जो है निरंतर सहयोग और समर्थन बनाए रखिए, तभी चीज़ें जो हैं आगे तक कंटिन्यू रह पाएंगी। बनेरघट्टा जैविक उद्यान मुद्दे की बात करते हैं, बहुत हो गया। ये दोस्तों कर्नाटक में है। अभी क्यों चर्चा में है? दक्षिण भारत की पहली और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन यहाँ पे किया गया। ये देश की तीसरी तेंदुआ सफारी है। तो कहाँ है बनेरघट्टा जैविक उद्यान? ये दोस्तों कर्नाटक में है। पहला क्वेश्चन क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसको देश का सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी घोषित किया गया। अगला प्रश्न जो आपसे बन सकता है वो ये कि जो बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है बीबीपी, वो नेशनल पार्क कब घोषित किया गया? तो 1974 में घोषित किया गया। फौना ऑफ इंडिया चेक लिस्ट पोर्टल, जैसा कि नाम से जाहिर है, एक तरह की लिस्ट होगी जो चेक करने में मदद करेगी कि कौन सा फौना कहाँ पर है। फौना दोस्तों एक तरह से ये जंतुओं और जीवों की प्रजातियों को या फिर संख्या को प्रदर्शित करता है। जीव जंतुओं के लिए इस्तेमाल होने वाला टर्म है। ऐसे ही एक टर्म होता है फ्लोरा, वो पौधे और उनसे संबंधित जो अन्य प्रजातियां हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फौना की एक तरह की चेक लिस्ट है, उससे संबंधित ये पोर्टल है। इसका शुभारंभ किया किसने? ZSI, बोले तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है। तो ऐसा करने वाला भारत जो है दुनिया का पहला देश बन गया है। और इससे क्या होगा दोस्तों? भारत जैव विविधता दस्तावेजीकरण में स्वयं को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित कर सकता है, क्योंकि ये काम हमने सबसे पहले किया है। तो कहीं ना कहीं हम औरों के लिए अगुआ सिद्ध होंगे। और इसी के साथ कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन्हें भी आपको देख लेना चाहिए। जैसे मणिपुर में हल्दी की एक नई प्रजाति करकुमा काकचिंगेस, इसकी खोज हुई है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में फूल वाला पौधा जिसका नाम है एसिस्टासिया बेनुई, इसकी खोज की गई है। पौधों और जंतुओं की प्रजातियों में शामिल हैं ये दोनों। इन्हें 2023 में खोजा गया था। किन्हें? करकुमा काकचिंगेस और एसिस्टासिया। 2023 में कहा गया है कि 641 नई प्रजातियां जो हैं जोड़ी गईं इस पोर्टल में। 641 नई प्रजातियां जोड़ी गईं उस पोर्टल में। नहीं, पोर्टल तो अभी लॉन्च हुआ है, जिनमें 442 पूरी तरह से नई प्रजातियां हैं। कुछ पहले से मौजूद थीं लेकिन वो लिस्टेड नहीं थीं, लेकिन 442 नई खोजी गईं। तो 641 वाला आंकड़ा याद रखिएगा। इस अवसर पर जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने पशु वर्गीकरण शिखर सम्मेलन एनिमल टैक्सोनॉमी समिट 2024 का उद्घाटन किया है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि टैक्सोनॉमी शब्द का संबंध किससे है, तो पशुओं के वर्गीकरण से संबंधित है, याद रखिएगा। इस तरह के टर्म पूछ लिए जाते हैं। विकल्प में अर्थव्यवस्था भी रहेगा, कर व्यवस्था भी रहेगा, तो भ्रमित मत होइएगा। इस सम्मेलन का आयोजन एनिमल टैक्सोनॉमी समिट 2024, इसका आयोजन हुआ कहाँ? तो कोलकाता में हुआ, जहाँ पर ZSI का हेडक्वार्टर है, और जुलाई में ही हुआ, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। BBNJ समझौते पर हस्ताक्षर को मंत्रिमंडल की मंजूरी। राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता, इसकी फुल फॉर्म है, इसका अर्थ है उच्च समुद्री संधि, इसको कह सकते हैं।
भारत ने हस्ताक्षर के लिए मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता, मतलब जो हमारा अधिकार है, भारत का जिस क्षेत्र पे अधिकार है उससे इतर भी, कहीं दूर भी यदि जैव विविधता की बात आती है तो भारत वहाँ हस्तक्षेप कर सकता है। तो ऐसी एक संधि है, उसको मंजूरी भारत ने दे दी है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। एक मिनट, तो भारत ने मंजूरी दे दी है। यह संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यूएन क्लॉज या फिर कहें अनक्लॉज के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन दी लॉ ऑफ सी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है भारत की ओर से कार्यान्वयन और नेतृत्व करेगा। इस समझौते का उद्देश्य राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता का संरक्षण और उसका सतत उपयोग करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, नाम से ही जाहिर है। तो BBNJ समझौता क्या है? जो भारतीय क्षेत्र है उससे दूर जाके अगर कहीं पर जैव विविधता का पता लगता है तो भारत वहाँ पर हस्तक्षेप कर सकता है, उसका संरक्षण कर सकता है और यहाँ पर जो संसाधन मौजूद हैं उनको इस्तेमाल भी कर सकता है। तो ये समझौता है, इस पे हस्ताक्षर जो है भारत करने के लिए सहमत हो गया है। फिर है फ्लोगाकैंथस सुधांशु शेखरी। क्या है दोस्तों? इतना नाम याद रखिएगा, सुधांशु शेखरी। तो जो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर भी दोस्तों कहाँ है? कोलकाता में। तो शोधकर्ताओं ने इसकी खोज की है। कहाँ खोज की? तो ईटानगर वन्यजीव अभयारण्य। अब ईटानगर है तो ये कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। तो इसकी खोज जो है वो की गई है और इसका नाम जो है वो किसके नाम पे रखा गया है? एक वैज्ञानिक हैं सुधांशु शेखर दास, उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया है, इसलिए सुधांशु शेखरी नाम आप याद रखिएगा, एक प्रजाति है, अब आप भूलेंगे नहीं। नीति गियर शिफ्ट चैलेंज का शुभारंभ कहाँ दोस्तों? IIM बेंगलुरु चैलेंज है दोस्तों, तो एक तरह का हैकेथॉन है। इसका आयोजन कहाँ हुआ? IIM बेंगलोर में। किसने इसको शुरू किया है? तो नीति आयोग ने। नीति गियर शिफ्ट चैलेंज, इसमें गियर की बात हुई। और गियर किस में होता है? वाहनों में होता है। तो ये कहीं ना कहीं वाहनों से ही संबंधित है और वाहनों में ट्रकों से संबंधित है। तो एक हैकाथॉन, एक तरह का चैलेंज आयोजित किया गया। किस लिए? कि ये जो ट्रक हैं उनको किस तरह से पर्यावरण अनुकूल बनाया जाए। ऐसे आप आइडियाज़ जो हैं वो इनोवेट करिए, ऐसे आइडियाज़ खोजिए जिससे ट्रकों को और ज़्यादा पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाए, शून्य उत्सर्जन वाला बनाया जाए। बस इतना सा इसका उद्देश्य था, आप समझ जाइए सीधी भाषा में। ऐसी आप तकनीकी बताइए कि ट्रक जो हैं वो पर्यावरण अनुकूल हो जाएं, शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने में भूमिका निभाएं। फिर है प्लास्टिक रिसाइकलिंग एवं स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन। कहाँ आयोजित हुआ? जुलाई में आयोजित हुआ, भारत मंडपम में, नई दिल्ली में। नाम से जाहिर है, ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी। तो प्लास्टिक को रिसाइकिल करने से संबंधित है। उर्वरक मंत्रालय की सचिव हैं निवेदिता शुक्ला, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। अब विकल्प में मोदी जी भी रह सकते हैं, पर्यावरण मंत्री भी रह सकते हैं, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। सचिव जो हैं निवेदिता शुक्ला, उन्होंने उद्घाटन किया। उद्देश्य इसका वही है कि प्लास्टिक का उपयोग कैसे किया जाए ताकि वो पर्यावरण के अनुकूल रहे, टिकाऊ भविष्य की ओर हमको ले जाए। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत हुई। इसका आयोजन किसने कराया? ये भी विकल्प में पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो भारतीय प्लास्टिक निर्माता संघ, अखिल भारतीय प्लास्टिक निर्माता संघ, ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। तो प्लास्टिक निर्माता संघ, आप इतना सा नाम याद रख लीजिएगा ताकि भूले ना। ऐसे ही दूसरा एक संघ है, वो है रसायन एवं पेट्रोकेमिकल निर्माता संघ। तो ये अपने नाम के अनुरूप काम करते हैं। प्लास्टिक निर्माता संघ प्लास्टिक से संबंधित क्षेत्रों में काम करता है और ये जो रसायन और पेट्रोकेमिकल्स निर्माता संघ है, ये रसायन के क्षेत्रों में काम करता है। तो गियर शिफ्ट चैलेंज तो अच्छे से समझ गए होंगे। गियर किस में लगता है? ट्रक में। तो ट्रकों को कैसे, ऐसा कौन सा गियर आप खोजें जिससे वो कम धुआं दें ना। धुआं भी होता है, जैसे आप तगड़ा गियर लगा देंगे तो यदि आपका गाड़ी गड़बड़ होगी, आपका ट्रक गड़बड़ होगा तो धुआं देने लगेगा। तो ऐसा हैकाथॉन आयोजित कराया गया ताकि कम धुआं दे। ऐसे याद रखिएगा, गियर शिफ्ट चैलेंज। केरल के मानव वन्यजीव संघर्ष को, अब ये होता है दोस्तों, कहीं कहीं बस्तियां होती हैं, अक्सर आप लोग सुनते भी हैं कि जो
रिहायशी इलाके जंगलों के पास होते हैं तो वहाँ आए दिन मनुष्यों और वन्य जीवों के बीच संघर्ष होता है। कभी मनुष्य वन्य जीवों को मारते हैं, कभी वन्य जीव मनुष्यों को मारते हैं। तो इसको कम करने के लिए मास्टर प्लान को मंजूरी दी है किसने? केरल ने। 645 करोड़ रुपए का ये प्लान घोषित किया गया है। उद्देश्य इसका वही है, मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करना। पारंपरिक ज्ञान के साथ अत्याधुनिक तकनीकों को एकीकृत करना भी इसका उद्देश्य है। अब जैसे सपेरे हैं, उनके पास पारंपरिक ज्ञान बहुत है, वो बता देंगे कि ये किस प्रजाति का सांप है, इसका जहर कैसे उतरेगा, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये जो पहल है, ये जो प्लान है केरल का, ये उन सपेरों को टेक्नोलॉजी दे देगा। इससे क्या होगा? और ज़्यादा वो अच्छा काम कर पाएंगे। बस इतना से इसका उद्देश्य है। अच्छा, इस प्लान का क्रियान्वयन कैसे करा जाएगा? तो उसमें मनरेगा की भी हेल्प ली जाएगी और जो छोटी मोटी सरकार की योजनाएं हैं उनकी भी हेल्प ली जाएगी। अलर्ट सिस्टम लगाया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं इस प्लान से संबंधित हैं। केंद्र सरकार इसका वित्त पोषण करेगी और राज्य भी इसमें भूमिका निभाएंगे, तो ये भी याद रखिएगा। फिलीपींस हानि एवं क्षति कोष के बोर्ड की मेजबानी करेगा। हानि एवं क्षति कोष किसने बनाया था? संयुक्त राष्ट्र वार्ता के तहत बनाया गया था। बोर्ड की मेजबानी के लिए फिलीपींस को चुना गया था। वैश्विक तापन के प्रभाव से उबरने के लिए ये जो हानि और क्षति कोष है, ये पीड़ित देशों की मदद करता है, उनको वित्तीय सहायता देता है। तो इसी उद्देश्य से हानि एवं क्षति कोष की स्थापना की गई थी। कब? 2022 में शर्म अल शेख COP27 के दौरान। शर्म अल शेख कहाँ है? मिस्र में। तो COP27 के दौरान हानि एंड क्षति कोष की स्थापना की गई थी। किस लिए? जो पीड़ित देश हैं, कमज़ोर देश, आर्थिक रूप से कमज़ोर देश, जो सक्षम नहीं है प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने में, तो उनकी मदद के लिए हानि और क्षति कोष स्थापित किया गया था। तो ये एक वित्तीय पैकेज है जो देशों के बचाव और पुनर्वास का समर्थन करता है। तो इस तरह से हमने पर्यावरण वाला हिस्सा कवर कर लिया है। अब आते हैं रिपोर्ट और सूचकांक पर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2024 में, नागरिकता और निवास सलाहकार एक कंपनी है हेनले एंड पार्टनर्स, वो इसको जारी करती है। जुलाई 2024 में जारी हुआ है और भारत, सेनेगल और ताजिकिस्तान तीनों मिलकर 82वें स्थान पे हैं। याद रखिएगा, तीनों देशों के नाम याद रखने हैं। भारत का पासपोर्ट 58 देशों तक वीज़ा मुक्त, वीज़ा ऑन अराइवल, मतलब आप वहाँ जाएंगे और आपको वीज़ा मिल जाएगा। ज़्यादा आपको झंझट नहीं करना पड़ेगा, आसानी से वीज़ा मिल जाएगा। कुल जमा मतलब इसका यही है। तो भारत 58 देशों तक वीज़ा मुक्त पहुंच को आसान बनाता है भारत का पासपोर्ट। सिंगापुर ने पहला स्थान प्राप्त किया क्योंकि ये 195 देशों में अपने नागरिकों को बिना वीज़े के भेज सकता है। मतलब वीज़ा ऑन अराइवल, ये वहाँ जाएंगे और इनको वीज़ा दे दिया जाएगा। तो भारत को 82वां स्थान मिला है और सिंगापुर को 195वां मतलब 82वां स्थान प्राप्त हुआ है। सिंगापुर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अफगानिस्तान सबसे नीचे होगा क्योंकि यहाँ पर तालिबान का शासन है और तालिबान की कितनी शाख है दुनिया में, ये आप सब अच्छे से जानते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है सबसे पहले 2006 में लॉन्च किया गया था। अगली रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व के वनों की स्थिति 2024 रिपोर्ट। फाओ ने जारी की। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 16 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। हेडक्वार्टर इसका इटली की राजधानी रोम में है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो रिपोर्ट में कहा गया कि जलवायु परिवर्तन वनों की वनाग्नि, जिसको दावानल भी कहते हैं, कीटों जैसे तनाव के प्रति अधिक संवेदनशील बना रही है। वन जो है ज़्यादा संवेदनशील हो रहे हैं आग के प्रति और जो कीट हैं उनके प्रति। कहा गया है कि 2023 में आग लगने से वैश्विक स्तर पर 6,687 मेगा टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हुई है। तो इस रिपोर्ट को जारी करने वाले संगठन का नाम याद रखना है। और जो मुख्य बात यह है कि जलवायु परिवर्तन जो है वनों में आग लगने के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है और जो कीटों का प्रभाव है वो वनों को तनाव महसूस करा रहा है, ये बात इस रिपोर्ट में कही गई है। और कहा गया है कि दुनिया के 70% गरीब लोग भोजन, दवा, ऊर्जा जैसी आवश्यकताओं के लिए वन्य प्रजातियों पर निर्भर हैं। ऐसे में ये जो दावानल है ये चिंता का विषय है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्लाइमेट चेंज, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि 2020 में वैश्विक वन क्षेत्र लगभग कुल भूमि का कितना है? 31% है। ये भी याद रखिएगा, ये आंकड़ा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहा गया अगला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? वन क्षेत्र वाला शीर्ष 5 देश कौन सा है?
तो रूसी संघ, रूस पहले स्थान पे, ब्राज़ील दूसरे स्थान पे, कनाडा तीसरे स्थान पे, और चौथा है अमेरिका और पांचवा है चीन। 1990 से 20 के बीच लगभग 420 मिलियन हेक्टेयर वन भूमि उपयोग में इस्तेमाल होने लगी है। मतलब जो वन भूमि थी उसका इस्तेमाल खेती के लिए, कंपनियां स्थापित करने के लिए, कारखाने खोलने के लिए किया जाने लगा है। 420 मिलियन लोगों ने 420 ही करके इस जंगल वाली भूमि को अपने इस्तेमाल में लेना शुरू कर दिया है, ऐसे याद रखिएगा। अब है भारत के लिए ई मोबिलिटी अनुसंधान एवं विकास का रोड मैप। ई मोबिलिटी आप सब जानते हैं। ई मोबिलिटी का मतलब जो हमारा परिवहन है उसमें इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल ज़्यादा हो। तो इस रोड मैप में कहा गया है कि अगले 5 वर्षों में ई मोबिलिटी में आत्मनिर्भर बनकर भारत वैश्विक नेतृत्व हासिल करेगा, ऐसा कहा गया। और ज़्यादा कुछ इस रिपोर्ट में, इस रोड मैप में नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उत्पादन मुख्य रूप से विदेशों से आयातित लिथियम बैटरी पर निर्भर है। हालांकि लिथियम भंडार बहुत खोजे गए हैं कई जगह पर, पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा है, लेकिन अभी उनका दोहन नहीं हो पाया है, पर्याप्त दोहन नहीं हो पाया है। सरकार ने अनुमान लगाया है कि 2030 तक भारत के 30% वाहन इलेक्ट्रिक होंगे। डीपीआई पर भारत के G20 टास्क फोर्स की रिपोर्ट। डीपीआई बोले तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इस पे दोस्तों एक समिति गठित की गई थी, किसकी अध्यक्षता में? जो G20 शेरपा हैं हमारे अमिताभ कांत और इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी, इन दोनों को सह संस्थापक नहीं, इन दोनों की अध्यक्षता में इस समिति का या फिर इस टास्क फोर्स का गठन किया गया था। और इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की और कहा है कि भारत और अन्य देश डीपीआई को मौजूदा डीपीआई में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अन्य जो देश हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं उनको डीपीआई में सुधार पर ध्यान देना चाहिए। डीपीआई बोले तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कहा है जो देश डीपीआई पर काम कर रहे हैं उन्हें और ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भैया। किसने जारी किया? नीति आयोग ने जारी किया। 2015 में अपनाए गए 16 लक्ष्य। कैसे याद रखना है? 2015 में अपनाए गए तो 15 के बाद कितना आता है? 16 है। 16 लक्ष्य हैं। सतत विकास लक्ष्यों पर भारत की प्रगति की अपनी चौथी मूल्यांकन रिपोर्ट जो है नीति आयोग ने जारी की है। 16 लक्ष्यों में प्रगति का मूल्यांकन करता है ये इंडेक्स। रिपोर्ट में भारत का एसडीजी स्कोर 2020-21 से 2023-24 के बीच कितना हो गया है? 71। तो आपको भारत का एसडीजी स्कोर याद रखना है। और कहा गया है कि लक्ष्य 1 गरीबी उन्मूलन, लक्ष्य 8 आर्थिक विकास। अब 8 को आप पढ़िएगा आर्थिक, तभी आपको याद रहेगा आर्थिक विकास। तो लक्ष्य 8 किससे संबंधित है? आर्थिक विकास से। आपको एक वीडियो मैंने उपलब्ध कराई है जिसमें बहुत ही आसानी से ऐसा ट्रिक बताया गया है जिसको आप बिना याद किए केवल और केवल दिमाग लगा के याद रख सकते हैं और सारे के सारे सतत विकास लक्ष्य याद रख सकते हैं, जो कि परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। ना केवल परीक्षा में प्री में पूछे जाते हैं बल्कि उनका इस्तेमाल आप निबंध में भी कर सकते हैं। लक्ष्य नंबर 13 जलवायु कार्रवाई और लक्ष्य नंबर 15 भूमि पर जीवन, इनमें प्रगति देखी गई। तो कुल 4 लक्ष्यों में भारत ने प्रगति की है। उत्तराखंड और केरल 79 अंकों के साथ शीर्ष प्रदर्शन किया है दोनों राज्यों ने, तो ये भी याद रखिएगा। तमिलनाडु दूसरे स्थान पे है और गोवा तीसरे स्थान पे है। बिहार 57 अंक स्कोर के साथ एकदम नीचे पहुंचा है, तो बिहार वाले इसको याद रखें। सबसे खराब प्रदर्शन किया है बिहार ने। और यहीं पर आपको और जो फैक्ट याद रखना है, यूपी का स्कोर कितना है? तो 67 है। भारत का 71 है, यूपी का 67 है। कभी कभी आपको कथन के रूप में प्रश्न दे दिया जाता है कि भारत का एसडीजी स्कोर उत्तर प्रदेश से कम है या भारत का एसडीजी स्कोर उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है। तो आप जब पहले से जाने रहेंगे तो इस कथन को अच्छे से चुन पाएंगे। तो यूपी का 67 है और भारत का कितना है? 71। तो स्वाभाविक सी बात है कि यूपी का कम है और भारत का ज़्यादा है एसडीजी इंडेक्स। उत्तराखंड और केरल एक साथ पहले स्थान पे हैं और यूपी का स्थान चौथा है, ये भी याद रखना है। यहाँ पर नहीं दिया लेकिन मैंने आपको उपलब्ध कराया है। यूपी को 20वां स्थान प्राप्त हुआ है, बिहार सबसे नीचे है। बात करें यूटीज की तो चंडीगढ़ को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 कब जारी की गई? 11 जुलाई को। क्यों दोस्तों 11 जुलाई को? क्योंकि 11 जुलाई को विश्व जनगणना दिवस के रूप में मनाया जाता है। जनगणना दिवस
इसको जारी कौन करता है? तो यूएन देसा, अंदेशा, ऐसे याद रखिएगा, अंदेशा इसको जारी करता है। जनसंख्या जो है अंदेशे से ही, मतलब ये अंदेशे पर ही आधारित होती है। अंदेशा मतलब अनुमान पर आधारित होती है, तो अंदेशा इसको जारी करता है। अंदेशा बोले तो UNDESA, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। कहा गया है कि भारत की जनसंख्या 2062 तक 1.7 अरब 170 करोड़ पहुंच जाएगी, ऐसा कहा गया है। इसके बाद ये 12% की दर से घट जाएगी। तो ये फैक्ट याद रखने हैं। 2024 में भारत की जनसंख्या कितनी है? 145 करोड़ या फिर 1.45 करोड़ अरब। कहा गया है कि 2054 में ये कितनी हो जाएगी? 1.69 अरब हो जाएगी, याद रखिएगा। 2023 में चीन को भारत पहले ही पीछे छोड़ चुका है। विश्व की जनसंख्या 2080 तक 10.3 बिलियन हो जाएगी, ये भी याद रखिएगा, जो कि 2024 में 8.2 बिलियन है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। वित्तीय समावेशन सूचकांक पहला क्वेश्चन जारी कौन करता है? तो आरबीआई जारी करता है। कब करता है? 31 मार्च को, जो वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन होता है 31 मार्च। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को जो है एक वित्तीय वर्ष कहा जाता है। कैसे याद रखना है? ए से आपको एम पर जाना है, तो ए का मतलब अप्रैल, एम का मतलब मार्च। तो ये कुछ लॉजिक हैं जिनको आप दिमाग में रख के चीज़ों को याद रख सकते हैं। कहा गया है कि इस सूचकांक में भारत का मूल्य 2024 के लिए 64.2 है। पहले ये कितना था? 60.1। तो आपको ये मूल्य याद रखना है या फिर कहीं स्कोर याद रखना है। यह सूचकांक आरबीआई ने पहली बार 2020-21 के लिए 2021 में जारी किया था, ये भी याद रखिएगा। और इस सूचकांक के पैरामीटर क्या क्या हैं? पहुँच, ठीक है, वित्तीय समावेशन तक लोगों की पहुँच, उपयोग और गुणवत्ता, मतलब जो बैंकें सेवाएं दे रही हैं उनकी गुणवत्ता कैसी है, ये सब चीज़ें जो हैं ध्यान में रखी जाएंगी। तो कुल मिलाकर 3 पैरामीटर हैं। अब योजनाओं की बात करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन, एक पोर्टल लॉन्च किया गया है केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री, जिनका नाम है किशन रेड्डी, इसको लॉन्च किया है। देश भर के जिला खनिज फाउंडेशनों के बारे में जानकारी एकत्र करके इस प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि सरकार को एक ही क्लिक में सारे जिलों में, अब आप सबको पता है कि देश में लगभग 640 जिले हैं और सभी जिले लगभग सभी जिलों में तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिलों में क्या होता है दोस्तों? खनन भी होता है। अब प्रत्येक जिले की जानकारी, खनन की जानकारी मतलब कैसे खनन हो रहा है, क्या वहाँ पर किसानों की भूमि अनाधिकृत तरीके से तो नहीं अधिकृत की गई है, या फिर वहाँ पर माफिया राज तो नहीं उत्पन्न हो गया है। तो ये सब समस्याएं जो हैं कैसे इन पे निगरानी रखी जाए, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जिस पे सभी जिलों के बारे में चीज़ें उपलब्ध रहेंगी और एक क्लिक पर सरकार को जानकारी मिल जाएगी। बस इसका इतना ही काम है DMF पोर्टल का। खान और खनिज अधिनियम 1957 के आधार पर प्रत्येक जिले में जिला खनिज फाउंडेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो 645 जिलों में DMF की स्थापना हो चुकी है। GRSE त्वरित नवाचार प्रोत्साहन योजना। GRSE क्या है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड। तो GRSE आपको समझ में आ गया होगा। त्वरित नवाचार प्रोत्साहन योजना, एक्सीलरेटेड इनोवेशन नर्सिंग स्कीम। तो एक स्कीम जो है शुरू की है, रक्षा मंत्रालय ने शुरू की है। इसमें क्या होगा? जो शिपयार्ड हैं, जैसे गार्डन रीच शिपयार्ड है, शिपयार्ड क्या होते हैं दोस्तों? जो जहाज़ों को बनाते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं, उनके सामने आने वाली चुनौतियां उनको कम करना और भारत में विकसित स्टार्टअप्स के माध्यम से प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना। जो भारत में स्टार्टअप बन रहे हैं उनसे कहा जाएगा टेक्नोलॉजी का विकास करिए जो शिपयार्डों की समस्या का समाधान करे। तो कुल मिला के जो शिपयार्ड हैं उनकी मदद करने के लिए ये गेंस करके स्कीम शुरू की गई है। गेंस का मतलब, जी का मतलब है गार्डन रिच शिपयार्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, और ए का मतलब है एक्सीलरेटेड, आई का मतलब है इनोवेशन, एन का मतलब है नर्सिंग, एस का मतलब है स्कीम। संपूर्णता अभियान दोस्तों नीति आयोग ने शुरू किया है। राष्ट्रव्यापी अभियान है। 500 आकांक्षी ब्लॉकों और 112 आकांक्षी जिलों में यह अभियान शुरू किया जाएगा। क्या किया जाएगा इस अभियान के माध्यम से? स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा सहित जो सरकार की स्कीमें हैं उनसे लोगों को परिचित कराया जाएगा, जागरूक कराया जाएगा। जुलाई से लेकर सितंबर तक ये अभियान चलाया जाएगा।
पहचाने गए 12 विषय हैं। 12 विषयों पर ग्राम सभा, नुक्कड़ नाटक किए जाएंगे, आहार मेला लगाया जाएगा, स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। इन सब के आधार पर 12 विषयों पर जो है लोगों को जागरूक किया जाएगा। बात करें आकांक्षी जिला कार्यक्रम की और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की, तो इम्पॉर्टेंट है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम 2018 में शुरू किया गया था। किस लिए? जिलों में शीघ्र प्रभावी परिवर्तन लाने के लिए, उनका त्वरित विकास करने के लिए। तो कुल 112 जिले जो हैं आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल हैं। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम 2023 में, मतलब 5 साल बाद शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? 500 ब्लॉकों में सरकारी सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना। बस इतना ही याद रखिएगा। निर्माण पोर्टल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। किसने जारी किया? केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसका शुभारंभ किया। राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा के जो उम्मीदवार हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। तो जिन लोगों ने प्री निकाल लिया है उन्हें इस स्कीम के तहत 1 लाख रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। वार्षिक पारिवारिक आय उनकी 8 लाख रुपए हो, अनुसूचित जाति के हों, अनुसूचित जनजाति के हों और थर्ड जेंडर समुदाय को हों, इनमें से कोई एक हों, और कोल इंडिया लिमिटेड के 39 परिचालन जिलों, भारत में दोस्तों 39 जिलों में कोल इंडिया काम कर रहा है। तो इन 39 जिलों में से किसी न किसी जिले का वह छात्र निवासी हो जिसने प्री निकाला है, तो उसको 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। ऐसा क्यों किया जा रहा है दोस्तों? कोल इंडिया लिमिटेड को ही क्यों आधार बनाया जा रहा है? क्योंकि दोस्तों ये एक CSR योजना है, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योजना। आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो ये कंपनियों के लिए एक तरह से टैक्स देने जैसा है। समाज कल्याण के लिए कंपनियां काम करेंगी। नाम से जाहिर है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उनका जो टर्नओवर है उसका 2% स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्रों में कंपनियां खर्च करेंगी। तो उसी के तहत कोल इंडिया लिमिटेड खर्च कर रही है। तो इस कंपनी का भी नाम आपको याद रखना है, धनराशि याद रखनी है, और जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको याद रखना है। और पोर्टल का नाम क्या नाम है? निर्माण पोर्टल। सफाई अपनाओ, बीमारी भगाओ पहल सबब आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत इसकी शुरुआत की है। जुलाई से लेकर अगस्त 2024 तक चलेगी, 1 जुलाई से 31 अगस्त तक। यही समय क्यों लिया गया? क्योंकि यही समय जो है वर्षा का समय है और इस समय बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं। तो सफाई अपनाने की ज़रूरत है। जब सफाई अपनाएंगे तभी बीमारी भागेगी। तो याद रखिएगा, आवास और शहरी मामले मंत्रालय की पहल है। ई सांख्यिकी पोर्टल 29 जून 2024 को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने सांख्यिकी दिवस पर, 29 जून को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ई सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किया है किसने? अरविंद पनगड़िया ने। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन कौन करेगा? मॉस्पी करेगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये इसका क्रियान्वयन करेगा। तो जो नीति निर्माता हैं, शोधकर्ता हैं और जो हमारे नागरिक हैं उनको एक ही क्लिक पर जनसंख्या से संबंधित आंकड़े मिल जाएंगे। इसलिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो समझ गए होंगे ई सांख्यिकी पोर्टल। भुवन पंचायत एवं NDEM जियो पोर्टल का शुभारंभ। भुवन पंचायत और राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंध डेटाबेस, इसको लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च, इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है इसरो ने, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने विकसित किया है। तो ये भुवन पंचायत क्या करेगा? अच्छा, ये है क्या? जियो पोर्टल है क्या दोस्तों? ये उच्च रेजोल्यूशन वाली सैटेलाइट इमेजरी प्रदान करेंगे, मतलब सैटेलाइट चित्र जो हैं उपलब्ध कराएंगे। भुवन पंचायत क्या करेगा? भुवन पंचायत जियो पोर्टल पंचायत क्षेत्रों में जो काम हो रहा है, अनुसंधान पहले की जा रही हैं, कहाँ क्या हो रहा है, कितना जो है विकास हुआ है, ये सब डेटा जो है, भूमि रिकॉर्ड क्या है, ये सब डेटा जो है फ़ोटो के माध्यम से सरकार को उपलब्ध कराएगा। ऐसे ही राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन डेटाबेस क्या करेगा? ये आपदाओं से संबंधित फ़ोटो सरकार को उपलब्ध कराएगा। बस इतना सा इसका काम रहेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 3 पहलें जो हैं वो शुरू की गई हैं। इसलिए स्वास्थ्य क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार करने के लिए, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, और जो व्यापार है उसकी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए। व्यापार कोई बड़ा व्यापार नहीं दोस्तों, जो खाद्य बिक्री, जो स्वास्थ्य से संबंधित हैं, जो उत्पाद खाद्य विक्रेताओं के लिए कहा गया कि स्पॉट फूड लाइसेंस और पंजीकरण जरूरी होगा। तो एक पहल ये जारी की गई, शुरू की गई। और भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों की निगरानी के लिए, अनुपालन की निगरानी के लिए कि उनका
अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो स्वास्थ्य के मानक हैं, सही दवाइयाँ मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए एक डैशबोर्ड लॉन्च किया गया और आयुष्मान आरोग्य मंदिर उनका भी मूल्यांकन करने के लिए एक पहल जारी की गई। आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्या है दोस्तों? इनकी स्थापना और संचालन सभी नागरिकों के लिए व्यापक सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने 3 चैप्टर इसके तैयार कर लिए हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए कतई नहीं घबराना है, लगातार जुड़े रहिए, प्रेम और सहयोग बनाए रखिए। बाकी माता पिता की सेवा कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।